चलिए बेटा, आज हम जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना कामायनी पढ़ रहे थे उसका लगभग पूर्ण करने की तरफ हम चलेंगे, पूरी करेंगे उस कविता को। हमने देखा था कि मानसरोवर पर मनु और श्रद्धा से मिलने सारस्वत नगर के सभी नागरिक पहुंच जाते हैं और जो वहां का प्राकृतिक वातावरण है कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, उसके बारे में कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि रुक रुक कर कुछ इठलाता जैसे कुछ ही वह भूला। हवा के बारे में, पवन के बारे में कवि कह रहा है कि मंद मंद गति से थोड़ी थोड़ी रुक कर फिर धीरे चलना, फिर रुक कर फिर धीरे चलना। हवा भी ऐसे इठलाकर चल रही थी, पवन भी ऐसे इठलाकर मटक कर चल रहा था कि जैसे वह कुछ भूल गया हो। नव कनक कुसुम, नव का अर्थ है नए, कनक कुसुम का अर्थ है पलाश के फूल, रज धूसर, रज का अर्थ है धूल से धूमिल, अर्थात पराग के जो पलाश के जो फूल हैं वे अपने ही पराग में धूसर हुए चारों तरफ पराग बिखेर रहे थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे जलद सा फूला, कि हवा जो है बादल के समान फूली हुई है, अर्थात मस्त है। कहने का अर्थ क्या है बेटा कवि का कि हवा रुक रुक कर कुछ इठला कर और पलाश के पुष्पों की सुगंध और पराग कण के साथ इस तरह से चल रही थी कि जैसे मकरंद के साथ कोई बादल फूला हुआ हो, जैसे वन लक्ष्मी ने ही बिखराया हो केसर रज। ऐसे लग रहा था कि वन की लक्ष्मी ने ही चारों तरफ केसर की धूल बिखेर दी हो। या हेमकूट, हेमकूट किसे कहा जाता है बेटा? सुमेरु पर्वत को, अर्थात सोने से बना हुआ कोई पर्वत। सुमेरु पर्वत हिम जल में, हिम का अर्थ है बर्फ के जल में झलकता परछाई निज, निज का अर्थ है अपनी परछाई को दिखा रहा हो, झलका रहा हो। ऐसे लग रहा था वहां की प्रकृति को देख करके जैसे सुमेरु पर्वत की परछाई जो हिमालय पर्वत है उसके जल में पड़ रही हो। संस्कृति के मधुर मिलन के उच्छ्वास बनाकर निज दल चल पड़ी गगन आगन में कुछ गाते अभिनव मंगल। संस्कृति का अर्थ है बेटा सारी सृष्टि। ऐसे लग रहा है कि सारी सृष्टि जो है किसी एक परमात्मा से मिलने के लिए तड़फ उठी है, अपनी उच्छ्वास का अर्थ होता है लंबी आहें भर रही है। निज दल का अर्थ है अपने समूह के साथ मिलने के लिए भाग रही है। चल पड़े गगन आंगन में कुछ गाते अभिनव मंगल। ऐसे लग रहा है कि आकाश रूपी आंगन के अंदर कुछ नए नए मंगल गीत गाए जा रहे हों। वलरियां नृत्य निरत थी, बिखरी सुगंध की लहरें। वलरियां का अर्थ है, वलरी लता को कहा जाता है, लताएं। ऐसे लग रहा था जैसे नृत्य कर रही हूँ, नाच रही हूँ, नाच में मस्त है। निरत का अर्थ है बिजी है, जिसे आजकल आप बिजी कहते हैं ना, अर्थात मस्त है, लीन है। सभी लताएं नाच करने में, नृत्य करने में लीन हो गई थी और चारों तरफ उनके ऊपर जो फूल खिले हुए थे उनसे सुगंध की लहरें उठ रही थी। फिर वेणु रंग से उठकर मूर्छना कहाँ अब ठहरे। मूर्छना बेटा एक, आप ये कह सकते हैं लय या ताल है, कोई संगीत की लय या ताल है जिसको आप कहते हैं ना राग है। तो क्या कहते हैं कि जैसे बंशी है, वेणु का अर्थ क्या है बेटा? बंशी, और रंग का अर्थ है उसके छिद्र। तो ऐसे लग रहा था हवा इतनी सुंदर चल रही थी कि वंशी के छिद्रों से क्या लग रहा था कि जैसे कोई स्वर उठ करके निकल रहा हो। इतनी सुंदर हवा की, जैसे आप कहते हैं ना कि साए साए की आवाज है। मान लो प्रकृति को अगर आप सुनते हैं ना बेटा, तो बेशक उनकी सब चीजों में एक ताल सुर लय होता है। जैसे मान लो पक्षी कलरव कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो उसमें से कोई ना कोई राग निकलता है। इसी तरह से क्या होता है कि मान लो वर्षा आ रही है, कोई भी प्राकृतिक नजारा है, तो कवि के कहने का अर्थ क्या है कि जैसे सभी पेड़ पौधे सब खुश हैं और हवा चल रही है, तो ऐसे लग रहा है कि वंशी से कोई राग निकल रहा हो। गूंजते मधुर नुपुर से मद माते होकर मधुकर। क्या कहते हैं कि नुपुर का अर्थ है बेटा पांव में पहनने वाली पाजेब, और जो मधुकर का अर्थ है भंवरे। भंवरे क्या कर रही हैं कि जैसे पांव में घुंघरू बंधे हुए हों, उस तरह से मदमस्त होकर मधुर ध्वनि कर रहे हैं। भंवरे क्या कर रहे हैं? भंवरों का समूह भी मदमस्त होकर घुंघरुओं की भांति, पाजेब की भांति मधुर ध्वनि कर रहे हैं। वाणी की वीणा ध्वनि सी भर उठी शून्य में झिलकर।
वाणी किसे कहा गया बेटा यहाँ पर? सरस्वती माँ को। वीणा का अर्थ क्या है? उनकी जो वीणा वो बजाते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे माँ सरस्वती की वीणा की ध्वनि वहां शून्य में बिखर गई हो, अर्थात जो वहां का प्राकृतिक नजारा था वह ऐसा लग रहा था जैसे सरस्वती माँ अपनी वीणा बजा रही हो। उन्माद माधव मलयानिल दौड़े सब गिरते पड़ते। मलयानिल का अर्थ क्या है बेटा? मलय पर्वत से चलने वाली हवा। मलय पर अनिल, मलय और अनिल शब्द से बना ये मलयज पर्वत अर्थात चंदन के वृक्ष जहां पर होते हैं, ऐसे पहाड़ की तरफ से चलने वाली हवा का जो नशा है, उन्माद है, ऐसे लग रहा है कि सारी प्रकृति उसमें दौड़ पड़ी है, गिरते पड़ते दौड़ रही है। परिमल से चली नहाकर काकली सुमन थे झड़ते। क्या कहते हैं? ऐसे लग रहा है कि सुगंध से हवा जो है नहा करके चल रही हो। हवा कैसी चल रही है कि मान लो सुगंधित हवा जो है वह सुगंध से हवा नहा करके चल रही हो, और ऐसे लगता है कि पुष्पों ने पराग में स्नान कर लिया हो। काकली पुष्प का अर्थ क्या है बेटा? काकली पुष्प किसको कहते हैं? कोयल की मधुर ध्वनि है। काकली सुमन से झड़ते। कोयल की आवाज कितनी मधुर लग रही है कि जैसे फूल झड़ रहे हों। अब कवि बार बार क्या कर रहा है बेटा कि जो प्रकृति है वहां जहां वो सारस्वत नगर के सभी निवासी पहुंचे हैं, उसकी वास्तविक सुंदरता का वर्णन कर रहा है कि वहां की प्रकृति उस समय कैसी लग रही थी। अब कवि क्या कहता है कि सिकुड़न कोशे वसन की थी विश्व सुंदरी तन पर। विश्व सुंदरी के तन पर कोशय अर्थात रेशमी वस्त्रों की सिकुड़न थी। ऐसे लग रहा था वहां का दृश्य कि जैसे संपूर्ण विश्व एक सुंदरी के रूप में है और उसके ऊपर रेशमी वस्त्र जो हैं शोभायमान हो रहे हैं। या मादन मृदुतम कंपन छाई संपूर्ण सृजन पर, या फिर मृदुतम का अर्थ बेटा कोमल से भी कोमल। ऐसे लग रहा है कि मद मस्त करने वाला कोमल तब कंपन का अर्थ है उसके अंदर एक कंपकपी सी हो रही है छाई संपूर्ण सृजन पर, संपूर्ण सृष्टि के ऊपर ऐसे लगता है कोमलतम कंपन छा गया हो। सुख सहचर दुख विदूषक परिहास पूर्ण कर अभिनय। अब वहां पर सबको इतना सुख मिल रहा है कि सुख जो है ऐसे लग रहा है जैसे सहचर अर्थात साथी हो। सुख कैसा है बेटा? जैसे सबका साथी सुख ही है। और दुख कैसे है? विदूषक है। कि जैसे कोई नाटक के अंदर कोई विदूषक का अर्थ होता है बेटा जो छोटी मोटी मजाक करते हैं, थोड़ी बहुत जो मजाक करने वाला पात्र होता है उसका मुख्य रोल नहीं होता। वह क्या करता है कि कभी कभार आता है और अपनी बात कहता है। तो सबको क्या लग रहा है कि सुख तो साथी हो गया है और दुख जो है विदूषक जैसा हो गया कि दुख तो बहुत दूर हो गया है। और ऐसा लग रहा है परिहास पूर्ण कर अभिनय कि उसने अपना मजाक वाला जो अभिनय था वह पूरा कर लिया है और एक तरफ जाकर के बैठ गया है। कभी भी किसी रंगमंच पर जब नाटक का अभिनय होता है तो विदूषक का जो रोल होता है, जो उसने अभिनय करना होता है, वो क्या होता है कि बीच बीच में आता है, थोड़े से चुटकुले हंसी मजाक करता है, फिर जाकर बैठ जाता है। तो कवि क्या कह रहा है कि वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सबको लग रहा है कि सुख तो हमेशा का साथी हो गया है और दुख विदूषक की भांति अपना अभिनय करके दूर जाकर बैठ गया है। सबकी विस्मृति के पट में छिप बैठा था अभिनय। विस्मृति का अर्थ है कि जो बातें हम भूल जाते हैं, हृदय से जो बातें हम भूल जाते हैं, अर्थात सभी सारस्वत नगर के जो लोग थे, जितने भी यात्री वहां आए थे, वो सबके मन से दुख जो है पूरी तरह से भूल गया था और यूं लग रहा था कि वह कहीं निर्भय होकर छिप कर बैठ गया है, अर्थात अब दुख कहीं आसपास आ ही नहीं सकता। अब कवि क्या कहता है, थे डाल डाल में मधुमेह मृदु मुकुल बने झालर से। मृदु का अर्थ है कोमल, कलियां झालर की भांति है। प्रत्येक डाल डाल में रस से युक्त जो कोमल कलियां हैं झालर की भांति खिली हुई है, अर्थात सभी पेड़ पौधों के ऊपर फूल और कलियां बहुत ज्यादा हैं। रस भार प्रफुल्ल सुमन अब धीरे धीरे से बरसे। और रस के भार से जो फूल हैं वे प्रफुल्ल होकर प्रसन्न चित्त होकर धीरे धीरे नीचे बरसने लगे हैं। क्या कहा जाता है कि कुदरत का यह स्वभाव है, जो चीज उसके पास ज्यादा होती है वह अपने आप
देना शुरू कर देती है। इसी तरह वृक्षों के ऊपर, लताओं के ऊपर जो रस से युक्त फूल हैं, कलियां हैं, वे प्रसन्न होकर नीचे बरस रहे हैं। हिमखंड रश्मि मंडित हो मणि दीप प्रकाश दिखाता। हिमखंड का अर्थ है बर्फ के टुकड़े, रश्मि का अर्थ है किरणों से युक्त होकर मणि दीप प्रकाश दिखाता। मणि दीप का अर्थ है चांद जो है वहां प्रकाश दिखा रहा है, अर्थात जब चांद आकाश में आ गया है और चांद की चांदनी बर्फ के टुकड़ों पर गिर रही है तो ऐसे लगता है कि जैसे मणि से जलता हुआ कोई दिया प्रकाश दिखा रहा है, जिनसे समीर टकराकर अति मधुर मृदंग बजाता और उन बर्फ के टुकड़ों के साथ हवा, समीर का अर्थ है हवा, टकरा करके बहुत ही सुंदर लय और ताल में जैसे कोई मृदंग बजा रहा हो। मृदंग क्या है बेटा? एक वाद्य यंत्र का नाम है। संगीत मनोहर उठता, मुरली बजती जीवन की, चारों तरफ मनोहर संगीत उठ रहा है और जीवन की मधुर मुरली बज रही है, संकेत कामना बनकर बतलाती दिशा मिलन की। जो जीवन की दिशा है, जीवन में मिलन की दिशा है, कुछ पाने की दिशा है, जैसे कि ऐसे लगता है कि चारों तरफ से शुभ संकेत हो रहे हों कि आज हमारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी। रश्मियां बनी अप्सरियां अंतरिक्ष में नचती थी और जो मन में कामनाएं हैं, भावनाएं हैं, जो किरणें हैं चांद की, वो ऐसे लग रहा था मानो अप्सराएं बनकर अंतरिक्ष अर्थात आकाश में नृत्य कर रही हो। परिमल का कण कण लेकर निज रंग मंच रचती थी। और क्या था कि वहां पर ऐसे लग रहा था चंद्रमा की आलोक की किरणें, परिमल का अर्थ है पुष्पों का पराग कण एकत्रित करके, इकट्ठा करके अपना ही रंग मंच बना रही थी। रंगमंच किसको कहा जाता है? जहां पर नाटक खेला जाता है। मानसल सी आज हुई थी हिमवती प्रकृति आषाढ़ी। मानसल का अर्थ है बड़ी ही सुंदर, स्थूल प्रकृति जो थी वह बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। बर्फ से ढकी हुई वह पाषाण जैसी कठोर प्रकृति आज बड़ी ही सुंदर थी। उस लास रस में विह्वल थी हस्ती सी कल्याणी। जिस तरह से रास में, गोलाकार में सभी सखियां कृष्ण के साथ रास कर रही थी, रास का अर्थ है बेटा आनंद की मुद्रा में थी, ऐसे ही आज पूरी प्रकृति आनंद की मुद्रा में थी। वह चंद्र किरीट रजत नग स्पंदित सा पुरुष पुरातन। नग का अर्थ है बेटा पर्वत। किस पर्वत की बात की है? हिमालय पर्वत की। और चांद क्या लग रहा था? जैसे मुकुट हो। कवि ने यहाँ पर क्या, पुरुष पुरातन किसको कहा गया बेटा? शिव को कहा गया है कि जैसे शिव के सिर के ऊपर चांद मुकुट सा शोभायमान होता है, इसी प्रकार जो हिमालय पर्वत है उसके ऊपर जो खिला हुआ चांद है शिव के मुकुट के समान ही शोभायमान हो रहा है। देखता मानसी गोरी लहरों का कोमल नृत्य। जैसे कि भगवान शिव जो है गोरी अर्थात पार्वती जी का नृत्य देखते हैं एक साथ बैठ करके, उसी तरह से जैसे हिमालय पर्वत सिर पर चांद जैसा मुकुट लगा करके जो उसके पास मानसरोवर है उसमें लहरों के नृत्य को देख रहा है। लहरों का कोमल नर्तन का अर्थ है लहरों में जो नृत्य है। देखिए लहरें एक लय में उठती हैं, फिर बैठती हैं, चली जाती हैं, तेज होती हैं, फिर धीरे होती हैं। तो कवि क्या कहना चाहता है उस दृश्य को देख करके, जैसे कि भगवान शिव जिनके सिर पर चांद जैसा मुकुट है, बैठ करके गोरी अर्थात पार्वती जी का नृत्य देखते हैं, इसी तरह से ऐसा लगता है कि हिमालय पर्वत जिसके ऊपर चांद खिला हुआ है मानसरोवर में उठती हुई लहरों का नृत्य देख रहे हैं। प्रतिफलित हुई सब आंखें उस प्रेम ज्योति विमला से, विमला किसको कहा है? श्रद्धा से, कि सभी की आंखें उस प्रेम स्वरूप श्रद्धा के दर्शन करने से क्या हो गई? प्रतिफलित हो गई। सबको ऐसे लगा कि जैसे उनके अपने मन की कामनाएं पूरी हो गई हैं, उन्हें अपने कर्म का अच्छा फल मिल गया है। सब पहचाने से लगते अपनी ही एक कला से। सब एक दूसरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे ये हमारे अपने ही हैं, हमारे जानकार ही हैं। उस एक कला में, उस एक रोशनी में सब एक परिवार के लोग लग रहे थे। कहने का अर्थ क्या है? यहाँ पर कवि ने मनु और श्रद्धा को ईश्वर माना है और कहते हैं कि सब उन्हीं का एक अंश है। अगर आप सबने कहीं भी ईश्वर के विराट रूप के बारे में देखा,
सुना या कहीं पिक्चर देखी हो तो आपने जाना होगा कि उस विराट स्वरूप में समस्त संसार का एक एक कण समाया होता है, अर्थात सबको लगता है कि हम एक ही परिवार के हैं। तो वैसी ही स्थिति की कल्पना यहाँ पर कवि ने की है और कवि कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सभी जो है उस परम पुरुष परमात्मा की ज्योति का एक हिस्सा है। समरस थे, जड़ था या चेतन, सुंदर साकार बना था। सभी एक रस थे, चाहे कोई जड़ है या चेतन है। जड़ और चेतन का अर्थ क्या बेटा? एक तो प्राणी हैं सभी जो हमें दिखते हैं, मनुष्य हैं सारे, और भी जो हमारे आसपास प्राणी है, और एक जड़ क्या है जैसे कि पर्वत आदि है, जो हमें ऐसा लगता है कि उसमें जीवन नहीं है। सभी जो है एक रस थे और सब कुछ सारा कुछ सुंदर और साकार बना हुआ दिखाई दे रहा था। चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। सब में एक चेतना विलास कर रही थी, क्रीड़ा कर रही थी, और चारों तरफ अखंड आनंद छाया हुआ था। इसका अर्थ क्या है कि सभी उस परम पुरुष परमात्मा के अंदर समा गए थे और सबको लग रहा था कि आज हम अखंड सत्य चित आनंद रूप में परिपूर्ण हो गए हैं, उसमें समा गए हैं, शामिल हो गए हैं। समस्त सृष्टि में सुख की कामना कवि ने इस कविता के माध्यम से की है।